हाय, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं हार्डलिक्स का नेक्स्ट पार्ट। आज के वीडियो में क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली ओरिफिस, माउथपीस, नोचेज और वीर के टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 261 है कि स्टेटमेंट्स गिवन है बोर्डास माउथपीस के रिगार्डिंग, जिसको हम इंटरनल माउथपीस भी बोलते हैं। रनिंग फुल की कंडीशन है और ये स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। इंटरनल माउथपीस हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक बार मैं और शॉर्ट में बता देती हूँ। ये डायग्राम है इंटरनल माउथपीस का, जिसको बोर्डास माउथपीस भी बोला जाता है। इसमें जो प्रोजेक्टिंग सरफेस होती है वो टैंक के इनसाइड होती है। ये ओपनिंग है और ये प्रोजेक्टिंग जो सरफेस है वो टैंक के इनसाइड में है। इसमें दो कंडीशंस बनती है फ्लो की। फर्स्ट ये जिसमें कि जेट है वो चारों तरफ से माउथपीस के इंटरनल जो सरफेस है उसके टच नहीं हो रहा है। जेट की आउटर सरफेस ये और जो माउथपीस की सरफेस है उनके बीच में गैप है। इसको हम बोलते हैं फ्री फ्लो या रनिंग फ्री। और दूसरा ये होता है जिसमें कि जेट इस तरीके से फ्लो हो रहा है कि जेट का एरिया और माउथपीस का एरिया है वो दोनों सेम है, और इसको हम बोलते हैं रनिंग फुल की कंडीशन। तो रनिंग फुल की कंडीशन के लिए सीसी होता है वो 1 होता है। सीसी होता है कि जेट का एरिया कितना है और वो जो ओपनिंग हमने प्रोवाइड करी है उसका एरिया कितना है। रनिंग फुल के केस में जेट बिल्कुल माउथपीस की इंटरनल सरफेस को टच करते हुए इस तरीके से फ्लो होता है कि दोनों का एरिया होता है वो सेम होता है, माउथपीस का और जेट का। तो सीसी हो जाएगा 1। सीवी की वैल्यू इसमें होती है, ये होती है 0.707, या हम इसको 1/√2 भी बोल सकते हैं। और सीडी होता है सीसी इंटू सीवी, तो सीडी की वैल्यू भी हो जाएगी 0.707। अब हम क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में गिवन है कि एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो √2gh होगी। अभी हमने पढ़ा कि सीवी की वैल्यू होती है 0.707 और सीवी रेशियो होता है v एक्चुअल अपॉन v थ्योरेटिकल। कोई भी ओपनिंग जो कि स्मॉल है एस के कंपेरेटिवली और उसके ऊपर जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो अगर h है, हेड h है, तो उस केस में उस ओपनिंग के लिए वेलोसिटी होती है 2gh का रूट और ऊपर है v एक्चुअल, तो v एक्चुअल हो जाएगा हमारा 1/√2 इंटू √2gh और ये आ जाएगा gh का रूट। v एक्चुअल हो जाएगा gh के रूट के इक्वल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ये √2gh होता है थ्योरेटिकल वेलोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 1/√2 होता है, ये अभी हमने पढ़ा। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 1 होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो सारे स्टेटमेंट है यहाँ पे सही है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262। हम इस क्वेश्चन को डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ये सेम था क्वेश्चन 248, तो वहां पे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अभी मैं जस्ट आंसर बता देती हूँ। आंसर होगा इसका ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर डिटेल में जाना है तो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप पिछली वीडियो में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263। 263 में स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे रिगार्डिंग ट्राइंगुलर नोच, और हमें इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट है कि लो डिस्चार्ज के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो लो डिस्चार्ज के लिए ट्राइंगुलर नोच ही सुटेबल ऑप्शन रहता है। इसका रीजन ये है कि अगर हम रेक्टेंगुलर नोच से लो डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं तो इसका बी तो फिक्स है। अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हुआ, बहुत कम हुआ अगर डिस्चार्ज, तो उस केस में एच आएगा वो काफी कम आएगा। एच कम आएगा तो एच को एक्यूरेटली मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ट्राइंगुलर नोच में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें यहाँ पे तो विड्थ 0 या जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं विड्थ इंक्रीज होगी। तो अगर यहाँ पे बहुत कम डिस्चार्ज है तो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट एच हमें मिल जाएगा, जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो ए है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी में बोला है कि ओनली 1 रीडिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ट्राइंगुलर नोच के लिए क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जस्ट एच मेजर करना होता है, जबकि रेक्टेंगुलर नोच में बी भी मेजर करना होता है और एच भी मेजर करना होता है। सी में बोला है कि वेंटिलेशन नेसेसरी है। ट्राइंगुलर नोच के लिए वेंटिलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। वेंटिलेशन
सप्रेस्ड टाइप के जो वियर होते हैं, रेक्टेंगुलर वियर होते हैं जो सप्रेस्ड टाइप के, वहां पे वेंटिलेशन रिक्वायर्ड होता है। ट्रायंगुलर नोचेस के लिए वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये है वो इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 264। यहाँ पे अगेन हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। ऑप्शन ए में बोला है कि ट्रायंगुलर नोच में Q होता है वो h रेज टू पावर 5/2 के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। रेक्टेंगुलर नोच में Q प्रोपोर्शनल होता है h रेज टू पावर 3/2 के, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265। यहाँ पे गिवन है कि अगर हेड के मेजरमेंट में 1% एरर है, एक रेक्टेंगुलर वियर है उस केस में, तो डिस्चार्ज के मेजरमेंट में एरर होगी वो कितनी परसेंट होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। Q इज इक्वल टू यहाँ पे होगा K एच रेज टू पावर 3/2। DQ निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, K आ जाएगा 3/2 एच रेज टू पावर 3/2 माइनस 1, तो 1/2 आ जाएगा इंटू DH आ जाएगा। अब हम सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा DQ अपॉन Q इज इक्वल टू K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर है एच रेज टू पावर 1/2, 3/2 है यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे है एच रेज टू पावर 3/2 इंटू DH, ये आ जाएगा 3/2 DH अपॉन H, 1/2 3/2, तो नीचे H बचेगा। दोनों साइड हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हो गया डिस्चार्ज के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर। ये वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है हेड के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर। इसने बोला है कि हेड के मेजरमेंट में अगर 1% एरर है तो डिस्चार्ज के मेजरमेंट में कितना परसेंट एरर होगी। तो डिस्चार्ज के मेजरमेंट में ये जो एरर हो जाएगी इसका 3/2 टाइम्स। तो अगर हेड के मेजरमेंट में 1% है तो डिस्चार्ज के मेजरमेंट में होगी 1.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, वहां पे K एच रेज टू पावर 5/2 है। एक्सप्रेशन आएगा उसमें इतना सा डिफरेंस आएगा, DQ अपॉन Q इंटू 100 इज इक्वल टू 5/2 DH अपॉन H इंटू 100। तो इस केस में यहाँ पे 1% है तो इसका 5/2 टाइम्स 2.5 टाइम्स, तो ये 2.5% ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267। 267 में पूछा है कि अगर एक रेक्टेंगुलर नोच में या वियर में हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को भी कंसीडर करें, तो उस केस में हमारा जो डिस्चार्ज की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। तो हम एक बार रेक्टेंगुलर वियर का देखते हैं कि उसका Q हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर वियर का फ्रंट व्यू है। अब यहाँ पे हमें इसके लिए डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया इंटू वेलोसिटी करते हैं, और वेलोसिटी एच डेप्थ पे कोई ओपनिंग है उसके लिए वेलोसिटी होती है √2gh। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एच वेरी कर रहा है। अगर यहाँ पे इस कोई पॉइंट ले इसके बॉटम पे, तो उसके लिए एच की वैल्यू होगी कैपिटल एच के इक्वल। और अगर टॉप पे कोई पॉइंट ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, तो यहाँ के लिए एच की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और थ्रू आउट लीनियरली ये वेरी कर रहा है, तो हम पूरे का एक साथ तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। इंटीग्रेशन की हेल्प हम ऐसे लेंगे कि हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ली जिसकी हाइट हमने मान लिया कि DH है। ये हमने जो शेडेड वाला एरिया है, ये एक स्मॉल स्ट्रिप हमने ली जिसकी डेप्थ है वो DH है। ये डेप्थ काफी कम है, तो हम मान सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रिप के लिए जो H होगा वो कांस्टेंट होगा, और H जो इसके ऊपर डेप्थ ऑफ वाटर है, वो हेड ऑफ वाटर है, वो है स्मॉल h। तो इस स्मॉल स्ट्रिप के लिए मैं अगर Q कैलकुलेट करूं तो DQ हो जाएगा √2gh वेलोसिटी इंटू एरिया। इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा L इंटू DH। अगर मुझे पूरी ओपनिंग के लिए कैलकुलेट करना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो Q आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन √2g इंटू L को बाहर ले लेते हैं, √h इंटू DH का इंटीग्रेशन आएगा h रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। यहां से Q आ जाएगा √2g इंटू L तो बाहर आ जाएगा,
अंदर बचेगा h रेज टू पावर 3/2, ये 3/2 इनवर्स होगा तो 2/3 बन जाएगा। अब इसमें हमें लगानी है लिमिट्स। इन जनरल जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम मानते हैं कि यहाँ पे हेड 0 है और यहाँ पे हेड है वो h है, तो हम लिमिट लगा देते हैं 0 to h। लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या कंसेप्ट होता है, जब इधर से वाटर पार्टिकल्स आके इस प्लेन के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे कि ये चैनल है और ये वियर का सेक्शन है, तो पार्टिकल्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं, वहां पे ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। उनकी वेलोसिटी एच के कंपेरेटिवली कम होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनकी वेलोसिटी कुछ है और उस कुछ वेलोसिटी के कारण एक वेलोसिटी हेड आएगा जो कि इक्वल होगा va²/2g। अगर मैं इस वेलोसिटी हेड को कंसीडर करूं तो इस पॉइंट पे मेरा हेड हो जाएगा h प्लस va²/2g और टॉप वाले पॉइंट का हेड हो जाएगा va²/2g। यहाँ पे अगर मैं va²/2g को अगर ha से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं ha से रिप्रेजेंट कर दूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि इस पॉइंट पे हेड हो जाएगा ha और इस वाले पॉइंट पे हेड हो जाएगा h प्लस h। और यही अगर यहाँ पे हम लिमिट्स लगा देते हैं ha टू h प्लस ha तक हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, ये लिमिट्स लगानी है, तो √2gl 2/3। इसके बाद यहाँ आ जाएगा h प्लस ha रेज टू पावर 3/2 माइनस ha रेज टू पावर 3/2। और ये जो हमने निकाला है ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज निकालने के लिए हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम इसको आइडियल फ्लूइड मान रहे हैं जो कि नहीं है, ये होता एक्चुअल में रियल फ्लूइड है। तो यहाँ से Q का हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा CD 2/3 √2g इंटू L रेज टू पावर h प्लस ha रेज टू पावर 3/2 माइनस ha रेज टू पावर 3/2। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में मैच कराते हैं एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे ऑप्शन से मैच करेंगे तो ऑप्शन बी में आ रहा है जो एक्सप्रेशन हमारा आया है ये, तो ऑप्शन बी है वो आंसर हो जाएगा। याद रखना काफी इजी है, बैकग्राउंड मैंने थोड़ी सी आपको याद रखने में हेल्प हो इसलिए एक्सप्लेन की है। कुछ नहीं, जो पहले h टू पावर 3/2 आ रहा था क्योंकि हम लिमिट 0 to h लगा रहे थे। अगर लिमिट हमारी चेंज होकर ha टू h प्लस ha होगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 268 में ये फॉर्मूला गिवन है q इज इक्वल टू दिस और m की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि 0.405 प्लस 0.003 डिवाइडेड बाई h होगा। तो बेसिकली इक्वेशन है, एक एम्पिरिकल इक्वेशन है। हमसे पूछा है कि ये इक्वेशन किसने दी थी, तो ये इक्वेशन गिवन थी बेजिन ने दी थी ये इक्वेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269। यहाँ पे पूछा है कि सिपोलेटी वियर होता है उसका साइड स्लोप होता है वो क्या होता है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि होता क्या सिपोलेटी वियर। एक्चुअली जब कोई एंड कॉन्ट्रैक्टेड वियर होता है, एंड कॉन्ट्रैक्टेड वो वियर है जिसकी की लेंथ है वो चैनल की विड्थ के इक्वल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है, ये ब्लैक लाइन से जो मैंने शो किया है ये वियर है, ये इतना ही है, लेकिन चैनल की विड्थ इससे ज्यादा है। तो इधर से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इस तरीके से पूरे एरिया को कवर करते हुए फ्लो हो रहा है। यहाँ जाके क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो जैसे ओरिफिस में कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वैसे ही इस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें, और वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा कि पूरा का पूरा एरिया कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, एंड्स के आसपास उतना फ्लो नहीं हो पा रहा है जितना कि एक सप्रेस्ड वियर में होता है। सप्रेस्ड वियर वो वियर होता है जिसकी लेंथ जो है वो चैनल की विड्थ के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, सीधा फ्लो आ रहा है वैसे के वैसे आगे निकल जाता है। अब इसमें यहाँ पे इस तरीके से डाइवर्ट होंगी स्ट्रीम लाइंस, एंड्स के कारण कुछ कम हो जाता है डिस्चार्ज, क्योंकि एंड्स पे उतना पूरा एरिया कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन, और इस टाइप के वियर को हम बोलते हैं एंड कॉन्ट्रैक्टेड वियर। इसके कारण क्यू जो हम एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले वगैरह से वो सही नहीं होता है, उससे कुछ कम होता है एक्चुअल में। सिपोलेटिव वियर एक पर्पसफुली बनाया गया ट्रेपेजोइडल वियर है जो रेक्टेंगुलर वियर का ही एडवांस्ड वर्जन है। एक एंड कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर वियर है, उसमें एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण कुछ डिस्चार्ज कम हो रहा है। हम जो रेक्टेंगुलर वियर था उसकी साइड्स को वर्टिकल के बजाय स्लोपिंग कर देते हैं। वर्टिकल के बजाय स्लोपिंग करने के कारण मुझे इतना एरिया एक्स्ट्रा मिल गया। ये एरिया हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं
कि इस एरिया के कारण जो डिस्चार्ज एक्स्ट्रा मिल रहा है वो इक्वल हो जाए जितना डिस्चार्ज एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण कम हो रहा है। तो इस कंडीशन से हम कैलकुलेट करते हैं इसका एंगल थीटा कितना होना चाहिए और स्लोप कितना होना चाहिए। और ये आता है, ये कुछ इस तरीके से ट्रेपेजोइडल होता है। तो हम फाइंड आउट करते हैं जब डिस्चार्ज इक्वेट करके, तो ये जो थीटा हमारा आता है ये 14 डिग्री आता है, और ये साइड स्लोप है ये 4 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये साइड स्लोप भी याद रखना और एंगल भी याद रखना है। आते हैं इस पे टॉपिक के क्वेश्चन, अच्छा टॉपिक है, इजी टू रिमेम्बर है। तो अब देखते हैं हम ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में यहाँ पे देखें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270। यहाँ पे सिपोलेटिव वेयर गिवन है और उसका डिस्चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। क्यू जो रेक्टेंगुलर नोच का होगा वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हम कुछ कम नहीं करेंगे, कुछ रिड्यूस नहीं करेंगे डिस्चार्ज को, क्योंकि जितना एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण डिस्चार्ज रिड्यूस हो रहा है उतना एक्स्ट्रा डिस्चार्ज हमें साइड स्लोप्स के में जो ट्रायंगल बन रहे हैं वहां पे उनकी वजह से मिल रहा है। तो सिंपल जो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, √2gl इंटू h रेज टू पावर 3/2। यहाँ पे आपको CD की वैल्यू पता होनी चाहिए, और CD की वैल्यू जो होती है वो है 0.632। तो CD की वैल्यू 0.632 हो जाएगी। बाकी चीजें L यहाँ पे गिवन है, H यहाँ पे गिवन है, H 1 है तो कैलकुलेशन में काफी इजी हो जाएगी, 3/2 पावर में कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। G वगैरह सबकी वैल्यू रख दोगे। ये तो इस तरीके से कर सकते हो कि आप CD की वैल्यू याद रख लो, अदरवाइज कैलकुलेटिव पर्पज से इजी पड़ेगा अगर आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला है, बेसिकली ये CG जो निकाला गया है ये एक इंपेरिकल इक्वेशन से इक्वेट करके निकाला है, और वो इंपेरिकल इक्वेशन है ये क्योंकि इंपेरिकल इक्वेशन थी हमने इसको इसके इक्वेट करके CD की वैल्यू फाइंड आउट की। तो इन शॉर्ट आप ये कर सकते हो कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लो तो कैलकुलेशन में काफी इजी हो जाएगा। तो ये है 1.86 इंटू एल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2.185 इंटू 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 मीटर क्यूब आ जाएगा डिस्चार्ज। तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप CD की वैल्यू इसमें रख के कैलकुलेट करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 271। 271 काफी सिंपल सा है। यहाँ पे हमें चेजिस फॉर्मूला गिवन है और पूछा है हर एक टर्म क्या है। V है वो मीन वेलोसिटी होता है यहाँ पे, जिसके लिए हम Q अपॉन एरिया करते हैं तो मीन वेलोसिटी आ जाता है। M है वो हार्डलिक मीन डेप्थ है, जिसको हार्डलिक रेडियस भी बोला जाता है। I है वो लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ है। I है लॉस ऑफ हेड HF, अगर लॉस हो रहा है L लेंथ में तो I की वैल्यू HF अपॉन L होगी। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 272 कि टोटल एनर्जी लाइन क्या है। टोटल एनर्जी लाइन में हम तीनों हेड्स को सम करते हैं, तीनों हेड्स को कंसीडर करते हैं और सम करते हैं उन तीनों का, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड। इन तीनों का सम करके अगर हम कोई लाइन प्लॉट करें तो उस लाइन को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। यहाँ पे आंसर है वो ऑप्शन डी गिवन है, लेकिन ऑप्शन डी में ऑल द अबव की बजाय सम ऑफ ऑल द अबव होना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी लाइन इन तीनों का सम होती है, उसमें हम तीनों को कंसीडर करते हैं और ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273। यहाँ पे एक पाइप और उसके एंड में एक नोजल फिट किया हुआ है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन के लिए हमें नोजल का डायमीटर निकालना और पाइप का लेंथ और डायमीटर है वो गिवन है। यहाँ पे इस तरीके से ये पाइप और उसके एंड पे ये नोजल फिट किया हुआ है। पाइप की लेंथ है वो कैपिटल L है, डायमीटर है वो कैपिटल D है, वेलोसिटी कैपिटल V है और क्रॉस सेक्शन एरिया को कैपिटल A से डिनोट किया है। नोजल के जो एग्जिट पॉइंट का डायमीटर है वो स्मॉल d है, वेलोसिटी V है स्मॉल v और एरिया है वो स्मॉल a है। कंडीशन गिवन है मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो इस कंडीशन के लिए एक इक्वेशन होती है HF इज इक्वल टू h/3। यह हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू 3HF। इस इक्वेशन को हमने पिछले लेक्चर वीडियो में डिराइव किया है। दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन पे। अगर यहाँ पे टोटल हेड H है तो H में से अगर हेड लॉस हम माइनस कर दें तो हमें एग्जिट पॉइंट का हेड मिलेगा। ये इनलेट का हेड है H, हेड लॉस माइनस कर दिया तो एग्जिट पॉइंट का हेड के इक्वल होगा। एग्जिट पॉइंट पे जो फ्लो हो रहा है वो फ्री एटमॉस्फेयर में हो रहा है, तो प्रेशर हेड है वो 0 होगा।
और यहाँ पे जो हेड होगा वो ओनली वेलोसिटी हेड होगा, वेलोसिटी हेड हो जाएगा यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2g। एच की जगह हम ऊपर वाली इक्वेशन से लिख देते हैं 3hf, तो 3hf माइनस hf इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g। ये स्मॉल v है, ध्यान रहे, क्योंकि एग्जिट पॉइंट पे जो डायमीटर है वो स्मॉल d है और वहां पे वेलोसिटी है वो स्मॉल v है। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 2hf इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2gd। hf की जगह हम लिख सकते हैं fl v स्क्वायर अपॉन 2gd, जो जनरल इक्वेशन होती है हेड लॉस के लिए। f फ्रिक्शन वाला जो हेड लॉस होता है fl v स्क्वायर अपॉन 2gd। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायमीटर और वेलोसिटी जो हम ले रहे हैं वो पाइप के लिए ले रहे हैं, क्योंकि पाइप की लेंथ काफी ज्यादा है, नोजल की लेंथ बहुत कम है, तो फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस हो रहा है वो हम पाइप वाला ही कंसीडर कर रहे हैं। नोजल में जो हेड लॉस हो रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एल काफी कम है, तो एच की वैल्यू आएगी वो काफी कम आएगी। इसलिए यहाँ पे v और d हमने जो लिया है वो पाइप के लिए लिया है। दिस शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g। g से g कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हम यहाँ से रिलेशन दिखा सकते हैं v अपॉन v स्क्वायर अपॉन स्मॉल v स्क्वायर में, और ये इक्वल हो जाएगा d अपॉन f, g कैंसिल आउट हो चुका, 2fl, l बच रहा है यहाँ पे। एक चीज यहाँ पे है कि जितना पाइप में फ्लो हो रहा है उतना ही नोजल से फ्लो हो रहा है, तो अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएं तो Q1 इज इक्वल टू Q2। Q1 पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो होगा A इंटू वी, और जो नोजल में होगा वो होगा स्मॉल a इंटू वी। तो यहाँ से मैं रिलेशन मिल गया कि कैपिटल V अपॉन स्मॉल v इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे v अपॉन v को इस इक्वेशन से, तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन 2fl। a की जगह पाई बाय 4 स्मॉल d स्क्वायर, कैपिटल A की जगह पाई बाय 4 कैपिटल D स्क्वायर, तो ये आ जाएगा d रेज टू पावर 4 कैपिटल D रेज टू पावर 4 d 2fl, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी d रेज टू पावर 5 अपॉन 2fl, इसकी पूरे की पावर आएगी यहाँ पे 1/4। सेकंड थिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे f जो है ये फ्रिक्शन फैक्टर है, लेकिन क्वेश्चन में इसने जो दिया है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का 4 टाइम्स होता है, तो f जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.04। इसने यहाँ पे इसको f से डिनोट कर दिया है। f सिंबल हम फ्रिक्शन फैक्टर के लिए लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए नहीं लेते हैं, तो फ्रिक्शन फैक्टर आएगा वो 0.04 आएगा। फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू रख देंगे, एल की वैल्यू रख देंगे, डी की वैल्यू रख देंगे, और इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आ जाएगा। मेंशन करना चाहिए था यहाँ पे वैसे कि ये फ्रिक्शन फैक्टर नहीं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, तो सारी वैल्यूज गिवन है रखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। सेम आगे की भी क्वेश्चन में सेम वहां पे ये एक्सप्रेशन पूछा है, अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व करवाया है। एक्सप्रेशन ये डायरेक्टली इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो ये एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274 कि वाटर हैमर के कारण जो प्रेशर राइज होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। वाटर हैमर के कारण प्रेशर राइज होता है वो एक तो रैपिड क्लोजर है या ग्रेजुअल क्लोजर है, इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों की इक्वेशंस एप्लीकेबल होती है वो अलग अलग होती है। रैपिड क्लोजर की इक्वेशन अलग होती है, उसमें प्रेशर राइज काफी ज्यादा होता है। ग्रेजुअल क्लोजर में प्रेशर राइज उतना ज्यादा नहीं होता है, उसके लिए जो इक्वेशन होती है प्रेशर फाइंड आउट करने की वो अलग होती है। और ये ग्रेजुअल क्लोजर है कि रैपिड क्लोजर है ये पता करने के लिए हम ये टी जो टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल है, टी है ये टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल है कि वॉल को क्लोज करने में कितना टाइम लग रहा है। ये अगर 2l/c से कम है तो हम इसको बोलेंगे रैपिड या सडन क्लोजर, अगर ज्यादा है तो ग्रेजुअल क्लोजर है। 2l/c होता है अगर l लेंथ का पाइप है, इसमें जो प्रेशर वेव की वेलोसिटी है वो c है। ये पूरी लेंथ, तो जैसे कि यहाँ से कोई प्रेशर वेव जनरेट हुई यहाँ जाए और वापस यहाँ आए, इसमें इसको कितना टाइम लगेगा। अगर वेलोसिटी c है तो एक साइड में इसको टाइम लगेगा l/c, बोथ साइड जाने और वापस आने में लगेगा 2l/c। तो 2l/c से हम कंपेयर करेंगे कि जितना इस वेव को ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है एक एंड से दूसरे एंड से जाने और वापस आने में,
उससे अगर टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ वॉल कम है तो रैपिड क्लोजर है, ज्यादा है तो ग्रेजुअल क्लोजर। अगला क्वेश्चन भी इसमें कवर हो रहा है 275 भी, ये हम टी कैलकुलेट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग फिर हम चूज करते हैं कि कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और अगर जो रैपिड वाला क्लोजर है उसकी हमने पहले भी इक्वेशन पढ़ी है कि 1/ρ d/TE प्लस 1/K का रूट, ये होता है प्रेशर राइज। इसमें यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेंथ तो पाइप पे डिपेंड करता है क्योंकि टाइम ऑफ क्लोजर पे डिपेंड करता है, और टाइम ऑफ क्लोजर को फिर हम कंपेयर करते हैं 12/c से, तो ये भी हो जाएगा सही। टाइम टेकन टू क्लोज द वॉल्व, हाँ ये भी डिपेंड कर रहा है क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर वही है, टी और 12/c दोनों डिसाइडिंग फैक्टर है कि रैपिड क्लोजर है ग्रेजुअल क्लोजर है। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी में बोला इलास्टिसिटी ऑफ द पाइप मटेरियल, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे ई है ये पाइप मटेरियल की इलास्टिसिटी है, के है वो उस लिक्विड का बल्क मॉड्यूलस है, इस केस में वाटर है जो फ्लोर है तो वाटर का बल्क मॉड्यूलस है। इलास्टिसिटी ऑफ द पाइप मटेरियल भी आ रहा है इक्वेशन में, तो यहाँ पे ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो हमने रैपिड और ग्रेजुअल का डिस्कस किया उसी से है। क्लोजर को हम सडन क्लोजर कब बोलेंगे, जब टी है वो 12/c से कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276, ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है ये रैपिड क्लोजर के लिए है। नेक्स्ट 276 में कोई ग्रेजुअल क्लोजर हो रहा है वॉल्व, टी यहाँ पे टाइम टेकन है उसको क्लोज करने में, एल है वो लेंथ है पाइप की, और वेलोसिटी है वो v है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो फोर्स के इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं कि पर यूनिट टाइम में जितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, पर यूनिट टाइम में मोमेंटम में जितना चेंज हो रहा है वो फोर्स के इक्वल है, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे एक पाइप कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ एल है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल ए है। टी इज इक्वल टू 0 पर इसमें जो वाटर फ्लो रहा था उसकी वेलोसिटी v थी, और टी टाइम में हमने वॉल को क्लोज कर दिया, तो टी इज इक्वल टू टी, इसको कैपिटल टी से नोट कर देते हैं। इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी v थी, और जब टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल t है, जो कि वॉल को क्लोज करने में टाइम लग रहा है, तो स्मॉल t टाइम के बाद में वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी क्योंकि वॉल को क्लोज कर दिया और फ्लूइड है वो रेस्ट पे आ गया है। अब यहाँ पे हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम के लिए पहले हम मास निकालते हैं, पाइप में कितना मास ऑफ वाटर है, इसका वॉल्यूम L इंटू ए इसका वॉल्यूम हो गया, अगर इसको रो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मास आ गया, जितना मास इस पाइप में लिक्विड का है वाटर का है, तो ये मास आ गया। अब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। इनिशियली मोमेंटम था इसका L A इंटू रो इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम हो गया 0 क्योंकि वॉल को पूरी तरह क्लोज कर दिया तो वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो गई है। ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में हुआ ये चेंज, टी टाइम में, तो यहां से F आ गया रो, ये एल ए इंटू रो इंटू वी डिवाइडेड बाई टी। ये तो आया फोर्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, अगर प्रेशर निकालना हो तो ए से डिवाइड करेंगे, तो पी आ जाएगा यहाँ पे एल ए रो वी डिवाइडेड बाई टी इंटू यहाँ पे एरिया से ये एरिया से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है, ऊपर वाला फोर्स है, फोर्स से हमें प्रेशर निकालना है तो ए से डिवाइड किया, और ऊपर यहाँ पे आ गया एल रो वी डिवाइडेड बाई टी। ये है प्रेशर, यहाँ पे इसने पूछा है हेड, P इज इक्वल टू होता है WH। हेड कैसे निकालते हैं प्रेशर से, P डिवाइडेड बाई W, और W होता है रोजी, तो हेड इक्वल हो जाएगा L रो V अपॉन T इज इक्वल टू L रो V, सॉरी यहाँ पे W से डिवाइड कर दिया हमने, ये W से डिवाइड कर दिया, और W को हम रोजी लिख सकते हैं, तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा LV अपॉन GT।
एल वी अपॉन जी टी एक्सप्रेशन आ गया सेकेंड मोमेंटम, सेकेंड न्यूटन्स लॉ से। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा एल वी अपॉन जी टी, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। फोर्स निकाला, फोर्स से प्रेशर निकाला एरिया से डिवाइड करके, और प्रेशर को डब्ल्यू से डिवाइड करने के बाद हमने हेड निकाला, हेड आ गया डब्ल्यू से डिवाइड करके, और इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277। इसमें पूछा है किसी साइफन के सबमिट पॉइंट पे हम कितना मैक्सिमम वैक्यूम अलाउ कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। ये एक साइफन का डायग्राम है। यहाँ पे ए रेजर्वोयर है, उसका ये वाटर लेवल है, इससे हम दूसरे रेजर्वोयर में वाटर ट्रांसफर कर रहे हैं जिसका कि वाटर लेवल ये है। बट हम डायरेक्टली पाइप कनेक्ट नहीं कर सकते, बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमें इस तरीके से पाइप को ऊपर ले जाके फिर वापस से नीचे ला रहे हैं। इस टाइप के सिस्टम्स को हम साइफन बोलते हैं, जिसमें कि वाटर पहले ऊपर जाता है, डायरेक्टली बी में नहीं ट्रांसफर होता, पहले अपवर्ड फ्लो होता है, उसके बाद वापस डाउनवर्ड फ्लो होता है। यहाँ पे दो लाइन आपको दिख रही होंगी, ये जो है ये टोटल एनर्जी लाइन है, और ये नीचे वाली जो है ये HGL है, हार्डलिक ग्रेडियंट लाइन। HGL होता है P अपॉन W प्लस Z। Z यहाँ पे डेटम हेड है, P अपॉन W प्रेशर हेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली लाइन को हमने डेटम लिया है, तो इस वाले पॉइंट के लिए Z की वैल्यू हो जाएगी वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच। P पॉइंट के लिए डेटम हेड है वो ZP है। P पॉइंट के लिए अगर टोटल हार्डलिक हेड हम प्लॉट करें, हार्डलिक हेड होगा इस पॉइंट के नीचे जो HGL है उसकी डेटम से डिस्टेंस, जो कि ये ब्लू लाइन से मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे, ये है, ये हार्डलिक हेड है P अपॉन W प्लस Z। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि Z है वो ज्यादा है P अपॉन W प्लस Z से। इससे हमें पता चल रहा है कि P अपॉन W वाली टर्म है वो नेगेटिव है। इससे हम कह सकते हैं कि जो भी HGL के ऊपर का पोर्शन है साइफन का, जिसको मैं भी प्लॉट कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन है जो साइफन का यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि HGL से ऊपर है, उसके लिए जो P अपॉन W वाली टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, या हम कह सकते हैं कि वहां पे प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होगा। और ये प्रेशर मिनिमम कौन से पॉइंट के लिए होगा? प्रेशर मिनिमम होगा टॉप वाले पॉइंट के लिए, क्योंकि उसके लिए ये डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सबमिट वाले पॉइंट के लिए ये वैल्यू होगी प्रेशर की, जो कि नेगेटिव प्रेशर है। P अपॉन W इसके लिए होगा वो नेगेटिव होगा और वो मैक्सिमम होगा। सबमिट वाले पॉइंट पे मैक्सिमम हम टॉप पे कितना प्रेशर हो सकता है, टॉप पे हम थ्योरेटिकली देखें तो प्रेशर 0 हो सकता है, एब्सोल्यूट 0 हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल में ये चीज अलाउ नहीं करते कि सबमिट पे प्रेशर 0 हो जाए। अगर सबमिट पे प्रेशर 0 होगा तो एक तो वेपर प्रेशर के कारण वेपर फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण कैविटेशन वगैरह बाकी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। उसके अलावा कुछ डिजोल्व गैसेज होती है वाटर में, जो कि वाटर से रिलीज होने लग जाएंगी और वो टॉप पे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगी और वो फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी। तो इन दो रीजंस की वजह से हम 0 प्रेशर अलाउ नहीं करते सबमिट पॉइंट पे। सबमिट पॉइंट पे जो प्रेशर हम रखते हैं वो 2.5 मीटर होता है। 2.5 मीटर ऑफ वाटर से कम प्रेशर नहीं होना चाहिए सबमिट पॉइंट पे, ताकि जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं डिजोल्व गैसेस की लूज होने की, वेपर प्रेशर की, वो सारी ना हो। तो 2.5 मीटर ऑफ वाटर प्रेशर हो गया सबमिट पॉइंट के लिए। ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्वेश्चन में जो पूछा है इसने वैक्यूम प्रेशर पूछा है। हमने पिछले स्टार्टिंग का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था कि वैक्यूम प्रेशर जो होता है वो होता है P एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। गैस प्रेशर में पॉजिटिव होता है, वैक्यूम प्रेशर में नेगेटिव होता है। जैसे कि ये डेटम है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और डेटम से जो हम प्रेशर मेजर करते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। तो ये 2.5 मीटर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये 10.3 मीटर ऑफ वाटर होता है। जब वैक्यूम प्रेशर पूछा जाता है तो हमें ये वाला प्रेशर बताना होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है वो प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है ये फाइंड आउट करने के लिए हम 10.3 में से 2.5 माइनस करेंगे, तो ये आएगा 7.8 मीटर। तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है सबमिट का प्रेशर। एक तो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा जाता है जो कि 2.5 मीटर ऑफ वाटर होगा, और अगर वैक्यूम प्रेशर की टर्म में पूछा जाए तो
पीए में से इसको माइनस करेंगे तो 7.8 मीटर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शंस में देखें तो सबसे क्लोज आंसर है वो है 7.4 मीटर। हमारा आंसर आया था वो 7.8 मीटर ऑफ वाटर था, ये 7.4 मीटर ऑफ वाटर सबसे क्लोज ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, और आंसर की में यही गिवन है, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है, ये 7.8 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278। 278 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन 273 में, हम वहां पे डी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि आया था d रेज टू पावर 5 अपॉन 2fl रेज टू पावर 1/4। यहाँ पे f था वो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर था, लेकिन यहाँ पे इसने f दिया है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, तो हम फ्रिक्शन फैक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं 4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की टर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो 4 से रिप्लेस करेंगे तो 4f जैसे, तो ये 8fl रेज टू पावर 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे जो f है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और यहाँ पे जो था ये फ्रिक्शन फैक्टर था। वैसे डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं बट इसमें सेम ही यूज किया हुआ, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279। ये हम डिराइव भी कर चुके हैं और काफी बार बाकी क्वेश्चंस में भी आ चुका है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए हेड लॉस जो है वो टोटल हेड का डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए हेड लॉस टोटल हेड का, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर की में आंसर गिवन है वो ऑप्शन ए है, जो कि गलत है, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 280। 280 में डिफरेंट इनके डायमेंशंस गिवन है और हमें कंपेयर करना है, तो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा v अपॉन आर, तो ओमेगा की यूनिट हो जाएगी m0 l0 t-1। एक्सेलरेशन हो जाता है ओमेगा बाई टी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं इसको, तो इसको फिर t से डिवाइड कर देंगे, तो अगेन m0 l0 t-2, तो a का हो गया 2, b का हो गया 3, c होता है डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 1, जो कि अवेलेबल है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन डी है वो आंसर हो जाएगा। इस लेक्चर वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने ये लेक्चर वीडियो देखा, आपको इससे कुछ हेल्प मिली है, कुछ सीखा है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ सजेशंस हो तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।